Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें डेटा कलेक्शन और डेटा किस टाइप के होते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद उन्हें किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। और उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा को हम किस तरह करते हैं इस बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन यदि हम देखें तो डेटा कलेक्ट करने के बाद सिर्फ उसे व्यवस्थित कर देने से ही हमारा एम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता जब तक कि हम उस पर कोई सांख्यिकी विधियां प्रयोग में न लाएं। तो आप यदि देखें तो दो या दो से अधिक यदि हम चरों की तुलना हमें करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी होगी, सांख्यिकी विधियों का यूज़ करना होगा, चाहे हम मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें। तो ये कुछ ऐसी सांख्यिकी हैं जो कि हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का बोध कराती है। अर्थात हमारा जो पूरा डेटा है, यानी जो पूरा सैंपल है, जो डेटा कलेक्शन आपने किया है, उस पूरे डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, यानी सारे अंकों का जमावड़ा लगभग किस बिंदु के आसपास है। तो इसमें हम कई तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी को उपयोग में करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो हम मीन की, या जिसे हम कहते हैं मध्यांक, अर्थात पूरे डेटा का औसत, जो जिसे एल्जेब्रिक एवरेज बोल सकते हैं हम, या गणितीय रूप से औसत बोल सकते हैं, वो हम निकाल कर ज्ञात करते हैं कि डेटा का विस्तार जो है वो कितना भी हो पर उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। इसी तरीके से दूसरा जो सेंट्रल टेंडेंसी का तरीका है मापने का, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन या मध्यांक। यानी कि जब यदि हम डेटा को एक सीक्वेंस में लगा दें, यानी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगा दें, तो वह बिंदु जिससे ऊपर 50% लोग हों या 50% अंक हों और जिसके नीचे 50% अंक हों, वह बिंदु मध्यांक कहलाता है। तो ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का एक मापक है। और इसी तरीके से हम बहुलांक या मोड का भी यूज़ करते हैं। मोड का तात्पर्य है वह पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। यानी कोई भी अंक, यदि किसी कक्षा में 50 बच्चों का हम कोई टेस्ट लें और उसमें 10 में से उनको अंक दें, और सपोज़ 20 बच्चों के 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं और ये हाईएस्ट है, तो वो 8 नंबर बहुलांक कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी के ये 3 मुख्य प्रकार हैं या माप हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का कई उपयोग है, काफ़ी कुछ इसका महत्व है। क्या क्या इसका यूज़ हम लेते हैं या कहाँ इसका उपयोग होता है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि किसी भी वितरण में प्रत्येक अथवा समस्त प्राप्तांकों को समान महत्व या वेटेज दिया जाता है, तो वो मीन के द्वारा दिया जाता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के 3 माध्यम हैं मापने के। फर्स्ट इज़ मीन, देन मीडियन एंड मोड। तो मीन, मोड, मीडियन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस सिचुएशन में मीन का उपयोग करेंगे आप, किस सिचुएशन में मीडियन का और किस में मोड का, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए, मीन का उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास, आपको सभी प्राप्तांकों, यानी आपके पास जितना भी डेटा कलेक्शन है जितने लोगों का, उनके सभी के अंकों को आपको समान महत्व देना हो। जब आपको अधिक स्थिर और शुद्धता के साथ केंद्रीय प्रवृत्ति का माप करना हो। जब आपको जो सारे के सारे बिंदु हैं जो कि मीन आपकी सेंट्रल टेंडेंसी से वितरित हैं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि विषम रूप से डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तब आप मीन को यूज़ करते हैं। यानी कि आपका जो डेटा है वो बेसिकली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या सामान्य वितरण पर आधारित हो, तब आप मीन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2-3 श्रृंखला की केंद्रीय प्रवृत्ति की आपस में तुलना करनी हो, और इन सब से अधिक यदि आपको आगे अधिक टफ सांख्यिकी, या हम जिसे कहें और अन्य सांख्यिकी विधियों का उपयोग करना है, जैसे आपको बहुलांक या मानक विचलन, मध्यमान विचलन, सहसंबंध आदि मापन करना है, तो उस अवस्था में भी हम मीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि मीन के द्वारा ही एसडी, एडी इनका मापन किया जाता है। दूसरा हम बात करें मीडियन की, यानी मध्यांक की, जो कि मैंने आपको बताया कि वह बिंदु जिसके ऊपर 50% अंक हो और जिसके नीचे 50% अंक हो, वो उस डेटा का या प्रदत्त का मध्यांक कहलाता है। इसका उपयोग हम तब अधिक लेते हैं जबकि हमें शीघ्र ही सेंट्रल टेंडेंसी का मापन करना हो, ज़्यादा समय हमें व्यतीत ना करना हो, क्योंकि मीन का
कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। मीडियन अपेक्षाकृत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। इसके अलावा जब हमें श्रृंखला जो हमारी है या हमारा जो डेटा है वो एक्सट्रीम्स पे बहुत ज़्यादा वितरित हो, यानी बहुत एक्सट्रीम तक कोई एक आध अंक पहुंचा हुआ हो, तो ऐसे में भी हम मीन का उपयोग ना करके मीडियन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जब आपका वितरण जो है वो प्रसामान्य या सामान्य वितरण हो तो मीन का उपयोग किया जाता है, परंतु यदि वो विकृत हो, असामान्य हो, तो हम मीडियन का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जब हमें अधिक शुद्धता का मापन आवश्यक ना हो, सिर्फ हम फटाफट से सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाह रहे हैं, हमें ज़्यादा प्योरिटी या शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें एक कई बार होता है हमें डेटा का एक झलक चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये डेटा हमारे सामने क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम मीडियन का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जब हमें चतुर्थांक विचलन या प्रतिशतांक या शतांशकीय मान की ज्ञात करना होता है तो भी हम मध्यांक का उपयोग करते हैं। अब हम अगर मोड की बात करें, जो मैंने बताया कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है किसी वितरण में वो उसका मोड कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हम एक ही नज़र में हम पता लगा सकते हैं कि किस कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा या कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जिसे ज्ञात करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक है और बहुत जल्दी ज्ञात हो जाता है। और जनरली देखा गया है कि किसी भी फैशन या स्टाइल आदि से संबंधित कोई केंद्रीय प्रवृत्ति हमें ज्ञात करनी होती है, सपोज़ किसी हीरोइन को कितने लोग पसंद करते हैं या कौन सबसे पॉपुलर है, तो इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी का जो है मोड को यूज़ करते हुए देखते हैं कि किस सपोज़ हमने 10 हीरोइंस के नाम दे दिए हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा नंबर किस हीरोइन को प्राप्त हुआ, यानी कि सब लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो संख्या अपने आप में उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को बताएगी, मोड को बताएगी। और इसी तरीके से जब आपका वितरण यदि अपूर्ण हो, यानी आपको कई टर्मिनल जो आपके डेटा हैं या कुछ डेटा आपके बीच में से मिसिंग है वो आपको यदि नहीं पता है, तब भी हम मोड का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको पता चला होगा कि मीन, मीडियन और मोड का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब यदि हम तीनों की आपस में तुलना करें तो देखिए कि जब आपका वितरण सिमेट्रिकल हो, जब आपका वितरण सममित और सामान्य होता है, तो जनरली केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों ही माप एक ही बिंदु पर आते हैं। परंतु यदि आपका वितरण विषम हो, स्क्वीडनेस लिया हुआ हो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका डेटा का उसमें कुछ पॉइंट्स टर्मिनेट पे हों ज़्यादा या कुछ आपका स्क्वीडनेस लिया हुआ डेटा हो, तो ऐसे में मीन, मोड, मीडियन अलग अलग पॉइंट्स पे होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मीन, मोड, मीडियन की हम आपस में तुलना कर सकते हैं किसी भी डेटा के ऊपर। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या उपयोग है, महत्व क्यों है, ये भी हम जानें तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के द्वारा ही, यानी ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों माप हैं, इनके द्वारा ही आप विभिन्न तरीके के डेटा को सूक्ष्म रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कुछ जो उस पर्टिकुलर डेटा किसी गुण के आधार पर अगर लिया गया तो उस गुण को आप सूक्ष्मता से व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अध्ययन की जो सामग्री है उसको आप एक स्पष्ट अर्थ दे सकते हैं। बिना मीन, मोड, मीडियन या सेंट्रल टेंडेंसी के आपका जो डेटा है उसको आप समराइज़ नहीं कर पाएंगे, उसको आप एक शॉर्ट में नहीं बता पाएंगे। जैसे जनरली क्लास में 50 या 100 बच्चे हैं, उनके किसी सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो हम उसे हर बच्चे का अलग अलग मार्क्स बताना या मैक्सिमम के बच्चों के क्या नंबर आ रहे हैं, कम के क्या आ रहे हैं, ये बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है। और जनरली हम उसका क्लास का एक एवरेज बता देते हैं कि क्लास में साइकोलॉजी में बच्चों ने एवरेज 87% प्राप्त किए या 90% प्राप्त किए या 70 जो भी है, तो उससे हमें क्लास का एक समराइज्ड फॉर्म में हमें डेटा का ज्ञात हो जाता है या समराइज फॉर्म में उस क्लास का हमें डेटा पता चल जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि क्योंकि ये अधिक स्थिर होता है तो मात्रात्मक रूप से इसे शुद्ध रूप में प्रकट करना आसान होता है। और ये सेंट्रल टेंडेंसी ही आपको विभिन्न समूहों और विभिन्न वर्गों में आपस में तुलनात्मक अध्ययन करने की सुविधा देती है। सूचनाओं के अभाव में ये जनरली हमें साधारण इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी यदि आपके पास पूरी सूचनाएं नहीं है तो आप सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे मोटा मोटा निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम देखें तो समाज विज्ञान और अन्य जो विज्ञान है उनमें या शोध कार्यों में इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है।
जनरली सोशल साइंसेस की जो रिसर्च हैं, रिसर्च आर्टिकल हैं, छोटी जो रिसर्च होती हैं, उनमें मीन मोड मीडियन का काफ़ी यूज़ किया जाता है। लेकिन साथ ही सेंट्रल टेंडेंसी की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे यदि आप देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम सामूहिक किसी भी गुण की हम सामूहिक जो उसकी विशेषता है उसकी बात करते हैं, हम इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करते। यानी अगर आप ये कहते हैं कि 10 में से एक किसी क्लास का अगर हम एवरेज निकालें और हम कहें कि 6.5 इस क्लास का औसत है किसी पर्टिकुलर विषय पे, तो आप उसमें पूरी क्लास का जनरलाइज़ करके बता रहे हैं। आप ये नहीं बता पाते हैं कि मैक्सिमम नंबर 10 भी किसी ने लिए हैं या मिनिमम 0 या 1 नंबर किसी का आया, ये आप नहीं बता पाएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा आप पूरी कक्षा का या पूरा जो आपका डेटा है उसकी एक सामूहिक विशेषता को आप दर्शाते हैं या बताते हैं। और जनरली देखा गया है कई बार इसका व्यवहारिक उपयोग भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये संपूर्ण ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल हम लें कि अगर किसी क्लास में एक बच्चे के 100 नंबर किसी विषय में, दूसरे के 50 नंबर और तीसरे के 600 नंबर अगर हैं 1000 में से अगर हम बात करें, तो आप देखो उनका जो मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, या जिसे हम कहते हैं एवरेज या औसत निकालेंगे, तो वो 250 आता है। तो 250 किसी भी व्यक्ति की नंबर को या आय को दर्शाता नहीं है। एक व्यक्ति की आय 100 है, एक की 50, एक की 600, तो 250 रुपये तो किसी की भी नहीं है। तो दैट मीन्स इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि जैसे बताया कि ये सामूहिक विशेषता को इंगित करती है। और इस कारण कई बार इसका व्यवहारिक उपयोग संभव भी नहीं हो पाता, क्योंकि इससे अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं। और जनरली मीन मोड मीडियन देखें तो है तो तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी के मापक, लेकिन यदि आपका वितरण असामान्य हो तो तीनों ही मापक अलग अलग आएंगे, तीनों का नंबर अलग अलग आएगा, तो वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ये आप और अपनी जो बुक्स हैं उनमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कल जो हम लेक्चर लेंगे उसके अंदर हम फर्स्ट हमारी सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन है उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।